नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हम संविधान पढ़ेंगे और संविधान का निर्माण कैसे हुआ और उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है वो हम चर्चा करने के लिए आपको बताए थे। लेकिन हमारा जो कुछ दिनों पहले जो कैमरा था वो ख़राब हो गया था, तो इस वजह से आपको 5-6 दिन तक वीडियो नहीं मिल पाई। उसके लिए हम हृदय की गहराई से आपसे क्षमा मांगते हैं। और अब हमारा जो स्टूडियो है उसके अंदर अच्छे से जो काम है वो चल रहा है। तो आज हम देखेंगे हमारे संविधान के बारे में। संविधान का मतलब हमारा जो कानून है, जो देश का सर्वोच्च जो कानून होता है, जो सबसे बड़ा जो मूल होता है, मूल जो कानून होता है, हम उसको संविधान कहते हैं। ठीक है, जिसके माध्यम से देश को चलाया जाता है। उसके अंदर विधि होती है। विधि हिंदी का जो शब्द है वो है। हम देख रहे हैं संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के अंदर हमने आपको बताया था कि जो सबसे पहला जो अधिनियम था जो आया था 1858 के अंदर आया था। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि 1858 के पहले तक हमारे पास में भारत के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ करती थी। वो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के ऊपर शासन करती थी। भारत के ऊपर क्या करती थी? शासन करती थी। यानी कि पूरा का पूरा जो टैक्स को वसूलने का जो काम है वो ये कंपनी किया करती थी। इन कंपनियों ने हमारे जो देसी राजा और जो रजवाड़े थे, जो यहाँ के राजा लोग थे, उनसे संधि करके और ये अधिकार प्राप्त किया था। और ये अधिकार प्राप्त करने के बाद में उन राजाओं को उन्होंने हटाते गए और उनका जो स्थान था वो स्थान इन्होंने ले लिया। और जैसे जैसे राजाओं का स्थान कंपनी ने ले लिया तो ज़्यादातर जो हिस्से थे उन हिस्सों के अंदर जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उन्होंने डायरेक्ट रूल करना, डायरेक्ट शासन करना शुरू कर दिया। जैसे हम बात करें सूरत, बॉम्बे, मद्रास, बंगाल, सिंध, बिहार, अवध, दिल्ली, ऐसी इन सभी जगहों की अगर हम बात करें तो इन सभी जगहों पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। वहाँ के राजाओं से पहले अधिकार पत्रों पर साइन करवाए और उसके बाद में उन्होंने टैक्स वसूलना इन्होंने शुरू कर दिया। अपनी दूसरी जो पड़ोसी जो राज्य था, पड़ोसी जो राजा था, उनसे सुरक्षा का वायदा दे करके इन्होंने ऐसा किया था। वो हम इतिहास में विस्तार से पढ़ेंगे। अभी हमारे काम की चीज़ यही है कि भारत के अंदर 1858 के अधिनियम के आने से पहले तक जो शासन होता था वो करती थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में ही 1857 के अंदर हमारे यहाँ एक बड़ा विद्रोह हुआ था। और इस विद्रोह का जो शुरुआत है, इस विद्रोह की जो शुरुआत है वो मंगल पांडे के द्वारा की गई थी। वो भी हम इतिहास में पढ़ेंगे। तो जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था, उस 1857 के विद्रोह ने इन ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पूरा का पूरा सिस्टम था उसको ख़त्म करने का इसने काम किया था। इनकी नींव हिला दी गई थी 1857 के विद्रोह के कारण। इस 1857 के विद्रोह से अंग्रेज़ों को ऐसा लगा कि अगर ऐसा विद्रोह अगर दोबारा कभी हो गया और उसका अगर दमन नहीं किया गया समय पर, तो हमारा यहाँ रहना क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए इस विद्रोह के बाद में ब्रिटेन के अंदर ब्रिटिश सम्राट ने क्या किया? एक अच्छा फैसला लिया उनके हित में। हमारे लिए तो गलत ही था, लेकिन उनके हित में उन्होंने अच्छा फैसला लिया। और उन्होंने फैसला यह लिया कि अब भारत के अंदर जो ईस्ट इंडिया कंपनी है जो शासन कर रही थी, जिन्होंने यहाँ के राजाओं से अधिकार पत्र ले रखा था शासन करने का, टैक्स वसूलने का, सुरक्षा देने का, वो जो अधिकार था वो अब कौन ले लिया? वो ले लिया ईस्ट इंडिया कंपनी से हमारे ब्रिटेन के सम्राट ने। इन ब्रिटेन के सम्राट ने क्या किया? इस अधिनियम के माध्यम से भारत की प्रभुसत्ता अपने के अंदर क्या कर ली? ले ली। किससे ली? ईस्ट इंडिया कंपनी से ले ली। ठीक है। इसी का जो दूसरा पॉइंट है वो है कि ये जो हमारा भारत शासन अधिनियम 1858 है वो भारत शासन अधिनियम ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किया गया और संपूर्ण भारत के अंदर लागू किया गया। और ये सीधा ब्रिटेन की संसद से चलाया जाने वाला
चलाए जाने वाला कानून था कि ब्रिटेन की संसद के द्वारा क्या किया जाएगा, शासन किया जाएगा और सीधा शासन करने के लिए भारत के लिए सीधा शासन करने के लिए एक अच्छा कानून इन्होंने बनाया। सीधा भारत के अंदर नहीं आए भी ब्रिटेन की संसद के अंदर बैठे बैठे जो ब्रिटेन के सम्राट है उनके द्वारा यहाँ शासन चलाया जाएगा। दूसरी चीज़ कि ये जो अगर हम इस अधिनियम की बात करें तो ये अधिनियम पहला अधिनियम था जो कि ब्रिटेन की संसद से बनकर के आया था। इसीलिए हम कहते हैं कि भारत के शासन का पहला अगर कानून है तो कौन सा है, भारत शासन अधिनियम 1858। इस अधिनियम का जो नाम है वो भारत शासन अधिनियम 1858 भी है और इसे 21 और 22 विक्टोरिया अध्याय 106 के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो है कि यहाँ पर हमारे इस अधिनियम के माध्यम से हमें जो जानकारी मिलती है वो जानकारी मिलती है कि ये जो सम्राट के लिए संपूर्ण नियंत्रण का सिद्धांत इसके अंदर दिया गया था। यानी कि सम्राट ने संसद के अंदर इस अधिनियम को पारित किया, तो पारित किस प्रकार से किया कि सम्राट का संपूर्ण नियंत्रण हो, ऐसा अधिनियम बने। तो ये ऐसा अधिनियम था और यह अधिनियम हमारे सर्वेक्षण का यानी कि हम जो पढ़ रहे हैं उसका प्रारंभिक स्थल या प्रारंभिक जो बिंदु है, प्रारंभिक जो सर्वेक्षण है वो हमारा यही है, क्योंकि हम पहला जो पॉइंट पढ़ रहे हैं वो यही पढ़ रहे हैं, पहला टॉपिक हम यही पढ़ रहे हैं। दूसरी चीज़ कि देश की जनता यानी कि भारत की जनता का इससे कोई भी मतलब नहीं था और इस अधिनियम के अंदर किसी भी प्रकार का भारत की जनता का कोई भी ना लेना था ना देना था। देना सिर्फ एक ही चीज़ थी, वो था टैक्स, और टैक्स देना था। लेकिन इस विधि के अंदर, इस अधिनियम के अंदर अगर इस अधिनियम को बनाना है, कुछ चेंज करना है, बदलना है, कुछ भी करना है, इसमें कोई अधिकारी होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, इसके बारे में देश की जनता का कोई भी स्थान नहीं है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस पे दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है, वो है कि इस अधिनियम के लागू होने पर क्या हुआ। इस अधिनियम के लागू होने पर क्या है जो प्रक्रिया हमारे सामने आती है या क्या है इसके अंदर जो बदलाव है वो आते हैं। देखो, ये जो अधिनियम है ये अधिनियम लागू हुआ, तो लागू हो गया ये अधिनियम, तो अभी हमने देखा कि ब्रिटेन की संसद के द्वारा सीधा शासन करना ये क्या हो गया था, आसान हो गया था। किसके लिए, ब्रिटेन के सम्राट के लिए। तो ब्रिटेन का सम्राट अब डायरेक्ट भारत के ऊपर क्या करेगा, शासन करेगा। अब इस कानून के माध्यम से डायरेक्ट शासन तो ब्रिटेन का सम्राट करेगा, लेकिन ब्रिटेन का सम्राट ब्रिटेन को छोड़ करके भारत में तो आने से रहा। इसीलिए उन्होंने क्या किया, यहाँ पर एक परिषद की स्थापना की। क्या नाम था उसका, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ठीक है, ये एक तरीके से पद भी माना जाता है, ये एक तरीके से संस्था भी मानी जाती है, परिषद भी मानी जाती है। भारत के अंदर इसको अन्य नाम से जाना जाता था जो था भारत परिषद, यानी कि इसे भारत परिषद, भारत में भारत के लोग के नाम मतलब कि भारत के लोगों के द्वारा जाना जाता था। और इसका जो ऑफिशियल जो नाम था जो कि इसे अधिनियम के अंदर था वो था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। इस परिषद के अंदर टोटल 15 सदस्य थे। कितने सदस्य थे, 15 इसके अंदर मेंबर थे। और ये जो 15 मेंबर थे ये सारे के सारे इंग्लैंड के व्यक्ति थे, इंग्लैंड के थे, अंग्रेज थे। इन 15 व्यक्तियों में से कुछ व्यक्तियों को यानी कि कुछ मेंबरों को सम्राट के द्वारा नाम निर्देशित किया गया, वो नाम थे यानी कि वो लोग थे। और कुछ ऐसे लोग थे जिन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के तौर पर ये आया करते थे। दूसरी चीज़, अगर हम बात करें इस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया यानी कि भारत परिषद की, तो ये जो भारत परिषद थी ये उत्तरदायी थी ब्रिटेन की संसद के प्रति। किसके प्रति, ब्रिटेन की पार्लियामेंट के प्रति। ब्रिटेन के पार्लियामेंट को क्या करेगी, ये उत्तर देगी और वहाँ ये क्या करेगी, रिपोर्ट करेगी। गवर्नर जनरल इस परिषद का सबसे बड़ा पद था। ठीक है, तो गवर्नर जनरल
भारत के अंदर शासन करने वाला शासक हुआ, यानी कि ये भारत परिषद के माध्यम से शासन कौन करेगा, वो करेगा गवर्नर जनरल, एक तरीके से शासक ही हो गया। इसकी सहायता के लिए एक परिषद बनाई गई जिसका नाम था कार्यकारी परिषद, और जो कार्यकारी परिषद है उस कार्यकारी परिषद का जो काम था वो था गवर्नर जनरल की सहायता के लिए, यानी कि जो गवर्नर जनरल है उसकी हेल्प कौन करेगा काम के अंदर, वो करेगा आपकी कार्यकारी परिषद। और कार्यकारी परिषद के अंदर जितने भी जो लोग थे वो सारे के सारे सरकारी उच्च अधिकारी हुआ करते थे, यानी कि सरकार के बड़े अधिकारी इसमें शामिल थे। 3-4 चीज़ें मुख्य हैं कि सम्राट की शक्तियों का सीधा जो प्रयोग है वो भारत परिषद के द्वारा किया जाएगा, शक्तियों का प्रयोग, और भारत परिषद की जो शक्तियां हैं वो काम में कौन लेगा, गवर्नर जनरल, और गवर्नर जनरल की सहायता कौन करेगा, कार्यकारी परिषद। कार्यकारी परिषद के सारे अधिकारी सरकारी अधिकारी, सरकारी उच्च अधिकारी हैं। इस परिषद में टोटल 15 सदस्य हैं और सारे के सारे सदस्य इंग्लैंड के हैं, कुछ सदस्य सम्राट के द्वारा निर्देशित किए गए नाम है वो है, और कुछ जो लोग हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के तौर पर आते हैं। कुछ इसके हम प्रमुख लक्षणों की बात कर लेते हैं, तो इसके 4 प्रमुख लक्षण हैं। किसके, इस अधिनियम के। इस अधिनियम के 4 प्रमुख लक्षण ऐसा है, जिसमें से पहला एक है कि भारत का प्रशासन, अगर हम बात करें भारत का शासन प्रशासन, वो एकीकृत तो था ही था लेकिन कठोरता के साथ में केंद्रीकृत भी था। यानी कि अगर हम बात करें कि ब्रिटेन के साम्राज्य की जो कि भारत के अंदर है वो एकीकृत भी था उसका प्रशासन, और वो कठोरता के साथ में लागू भी किया गया था। यानी कि जो भारत शासन अधिनियम है उसे कठोरता के साथ में यहाँ क्या किया गया, लागू किया गया। जो यहाँ के राज्य क्षेत्र थे उन राज्य क्षेत्रों को प्रांतों में यानी कि राज्यों के अंदर बांट दिया गया, और प्रत्येक राज्य उस प्रत्येक राज्य के ऊपर एक गवर्नर जनरल या लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल बिठा दिया गया। इस गवर्नर जनरल या लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक कार्यकारी परिषद की स्थापना की गई। देखो यहाँ मैंने लिखा है कार्यकारी परिषद। इस कार्यकारी परिषद की सहायता के लिए ये जो कार्यकारी परिषद है वो सहायता के लिए बनी थी गवर्नर जनरल के, तो सहायता किया करती थी। यानी कि जो ये कार्यकारी परिषद है ये कार्यकारी परिषद अधीन थी किसके, गवर्नर जनरल के क्या थी, अधीन थी, और गवर्नर जनरल के अधीन थी, गवर्नर जनरल के निर्देशन पे काम करती थी, उनके नियंत्रण के ऊपर काम करती थी, अधीक्षण के ऊपर काम करती थी, और सभी प्रकार के शासन प्रशासन और सभी मामलों का जो काम है वो गवर्नर जनरल के माध्यम से कार्यकारी जो परिषद है वो किया करती थी। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये आपको इसका स्क्रीनशॉट है वो आप ले लें। अगला दूसरा जो पॉइंट है इसके लक्षण का, इस अधिनियम के लक्षण का, तो वो क्या है वो हम देखते हैं। वो है कृत्यों का कोई भी पृथक्करण नहीं था। कृत्यों का मतलब होता है कार्य, कि कार्यों का कोई भी पृथक्करण नहीं था। संपूर्ण सत्ता गवर्नर जनरल के हाथों में थी, चाहे वो विधि के विषय में हो या वो अन्य कोई विषय में हो। जैसे भारत के प्रशासन के सभी प्राधिकार, भारत के शासन प्रशासन के सारे अधिकार, चाहे वो सिविल हो, सैनिक हो, कार्यपालक हो या फिर आपके विधायी परिषद से संबंधित हो, यानी कि सिविल यानी कि ऐसे कोई मामले हो जिसका एक तरीके से न्यायाधीश होगा, जिसका निर्णय करने का अगर कोई काम होगा तो वो भी कौन करेगा, आपका ये आपका गवर्नर जनरल है वो करेगा। सैनिक के विषय में अगर कोई भी फैसला होगा या फिर कोई भी निर्णय लेना होगा तो वो भी गवर्नर जनरल लेगा। कार्यपालक के रूप में यानी कि कोई भी कानून को लागू करने के मामले में यह उन्हीं का फैसला अंतिम होगा, और कोई कानून बनाने की अगर कोई बात होगी तो भी कौन करेगा, गवर्नर जनरल करेगा। ठीक है, ये सारे के सारे जो अधिकार थे ये सारे के सारे गवर्नर जनरल के अंदर निहित थे, और गवर्नर जनरल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के प्रति उत्तरदायी थे। तीसरा इसका जो पॉइंट है
वो हम देखते हैं कि भारत के प्रशासन पर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का नियंत्रण था। किसका नियंत्रण था? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का क्या था? नियंत्रण था। किसके ऊपर? आपके भारत के प्रशासन के ऊपर। यानी कि भारत का जो प्रशासन था, भारत के ऊपर शासन करने की जो जिम्मेदारी थी वो थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के ऊपर। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का जो उच्च अधिकारी था वो था गवर्नर जनरल। कौन था? गवर्नर जनरल। इसी में इस अधिनियम से क्या होता है? देखो, इस ही अधिनियम से भारत के शासन, राजस्व या किसी भी प्रकार के कार्यों, संक्रियाओं और बातों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण कौन करता था? वो करता था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट किसके माध्यम से शासन करता था? गवर्नर जनरल के माध्यम से। ठीक है। और ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है ये ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी रहते हुए अपने गवर्नर जनरल के माध्यम से शासन और प्रशासन का कार्य किया करती थी। और गवर्नर जनरल का ही वाक्य अंतिम हुआ करता था, चाहे वो विधि के विषय में हो या अन्य किसी विषय में हो। किसी भी प्रकार का वाक्य है वो गवर्नर जनरल का क्या है? अंतिम है। यानी कि शासन की सर्वोच्च सत्ता भारत की बात करें तो वो सबसे ऊपर कौन है? वो है गवर्नर जनरल। अगला जो पॉइंट है, चौथा और आखिरी, वो है इस प्रशासन का संपूर्ण तंत्र अधिकार तंत्र था, लेकिन इस अधिकार तंत्र से भारत की जनता से कोई लेना देना नहीं था। यानी कि अधिकारों की बात करें तो यहाँ भारत की जनता का कोई अधिकार नहीं है, कोई भी अधिकारी भारतीय नहीं है और किसी भी प्रकार से इसके अंदर भारत की जो जनता है वो इसमें शामिल नहीं है। ये था अपने संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का जो पहला अध्याय है या पहला पॉइंट है, पहला टॉपिक, पहला अधिनियम, जो भी आप माने वो हम इसे कह सकते हैं। तो पहला अधिनियम भारत शासन अधिनियम 1858 और इस 1858 के अंदर जो हमारा ये पहला अधिनियम था ब्रिटेन की संसद के द्वारा पारित किया गया, ब्रिटेन के सम्राट को डायरेक्ट यहाँ रूल करने के लिए यानी कि शासन करने के लिए ये एक अधिनियम था। ये आपको समझ में आया होगा। और इसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे इसके बाद में कौन सा अधिनियम आया। 3 साल बाद में आता है भारत परिषद अधिनियम 1861। तो हम नेक्स्ट वीडियो में वो देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।